नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जिसके बारे में हर एक को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। जी हाँ, वो है धन और संपदा। यानी कि हमारे पास कितना ज़्यादा धन होगा, ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम धन के बारे में कैसे जान सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि धन का कारक कौन है। और हाँ, उससे पहले यदि जो व्यक्ति या जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में देख पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं धन की बात। धन को जानने से पहले, धन के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि ज्योतिष में धन का मुख्य कारक ग्रह कौन सा है। ज्योतिष में धन का मुख्य कारक ग्रह है बृहस्पति, और जो मुख्य ग्रह हैं वो हैं शुक्र, राहु, बृहस्पति और चंद्र। ये 4 ग्रह हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में धन और संपदा दे सकते हैं। बहुत अथाह संपत्ति के मालिक बना सकता है किसी व्यक्ति को। यदि ये 4 ग्रह अच्छे हों तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन अर्जित करता है। तो ये हो गए ये 4 ग्रह जो मुख्य तौर पर देखे जाते हैं धन के लिए। अब एक कुंडली में वो भाव कौन से हैं जो धन को दर्शाते हैं। धन को दर्शाने वाले 2 भाव हैं, एक दूसरा भाव और एक 11वां भाव। दूसरा और 11वां भाव धन का ही प्रतीक है। यदि हमें किसी व्यक्ति की धन और संपदा देखनी है तो वो हम दूसरे और 11वें भाव से देखते हैं। दूसरा भाव हमारी जमा पूंजी है, जो हम संभाल कर रखते हैं, हमारी सेविंग्स, हमारी एक होल्डेड वेल्थ होती है, वो हमारा दूसरा भाव उसको दर्शाता है। 11वां भाव हमें हमारा दर्शाता है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे लाभ हैं, मतलब गेन्स कितने ज़्यादा हो सकते हैं हमको। वो पैसे से रिलेटेड हैं, आर्थिक लाभ हैं, या कुछ किसी भी प्रकार के अन्य लाभ हैं, तो वो 11वां भाव दिखाता है। और यदि धन का लाभ होगा तो ही तो हमारे पास धन बढ़ेगा। तो इसलिए हम 11वां भाव देखते हैं और दूसरा भाव देखते हैं। तो दूसरा और 11वां भाव मुख्य भाव हैं धन के। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक कुंडली में यदि हमें जानना हो कि कौन कौन से वो योग हैं जो एक अच्छी धन संपदा व्यक्ति को प्राप्त करवाते हैं, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले होता है कि यदि दूसरे भाव का जो स्वामी है वो स्वयं ही दूसरे भाव में बैठ जाए। दूसरा जो योग है वो 11वें भाव का जो स्वामी है वो स्वयं 11वें भाव में ही बैठ जाए। तीसरा योग है दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, यानी कि 11वें और दूसरे भाव के स्वामी में परिवर्तन योग हो रहा हो। मतलब कि दोनों ने एक दूसरे के राशियों में परिवर्तन किया हुआ है। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव की राशि में बैठा है और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव की राशि में बैठा है, इसे हम परिवर्तन योग कहते हैं। तीसरा है यदि एक मजबूत राहु 11वें भाव पे बैठता है, खास तौर से वृषभ और कन्या राशि में। वृषभ और कन्या राशि का राहु यदि 11वें भाव में बैठता है तो ये देखने को मिला है कि ये अथाह संपत्ति देता है। व्यक्ति के आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये एक राहु
इस जगह पर काफ़ी अच्छा देता है रिज़ल्ट। इसके बाद यदि जो हमारा दूसरा योग है वो है, यदि 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी एक युति बनाए, योग बनाए और साथ में बैठें अच्छे भाव में, तो भी ये दर्शाता है कि एक धन योग है। इसलिए ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति के पास अच्छा धन होगा। और दूसरे भाव और 11वें भाव का स्वामी दोनों एक साथ योग में हो, एक साथ युति में हो और केंद्र या त्रिकोण या दूसरे या 11वें भाव में ही बैठें। फिर से बताता हूँ, दूसरे और 11वें भाव का स्वामी एक साथ युति में हो और वो केंद्र और त्रिकोण या दूसरे और 11वें भाव में बैठे, तो ये एक बहुत ही अच्छा धन योग बनता है, जिसमें कि व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन आता है। उसके बाद 9वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि एक साथ युति में हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ये भी एक धन योग है। फिर है, यदि लग्न का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी एक साथ युति बनाकर, योग बनाकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा धन योग माना जाता है। इसमें भी व्यक्ति के पास काफ़ी धन संपदा आती है। इसको हम विष्णु लक्ष्मी योग भी कहते हैं, क्योंकि पहला भाव विष्णु का भाव है और 9वां भाव हमारा लक्ष्मी का भाव है। इसलिए जब ये पहला भाव और 9वां भाव एक साथ मिलते हैं, तो भी धन काफ़ी अच्छी मात्रा में आता है। तो ये तो हो गई बात हमारे कुछ योगों की, जो हमें काफ़ी, ये कुछ धन योग थे जो कि हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में धन हमेशा के लिए पूरी जीवन भर प्राप्त कराते हैं। यदि अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई सिर्फ लग्न की बात, अब हमें हमारे डिविजनल चार्ट पर भी जाना होगा। तो धन को देखते हुए जो इसके लिए डिविजनल चार्ट हम देखते हैं वो है नवमांश यानी D9 चार्ट और होरा चार्ट। होरा चार्ट सिर्फ 2 राशियों का होता है, या तो वो चंद्र राशि का होगा या सूर्य राशि का, अर्थात या तो वो कर्क राशि, कर्क लग्न का होगा या सिंह लग्न का होगा। तो 2 चार्ट हैं जो लग्न के अतिरिक्त हम देखते हैं, वो है D9 यानी नवमांश और हमारा होरा चार्ट जो कि सूर्य का या चंद्र का होता है। यदि सूर्य का होरा चार्ट है, तो इसमें व्यक्ति के पास ज़्यादा धन संचय होता है, ज़्यादा मात्रा में धन अर्जित करता है व्यक्ति, यदि वो उसका जो होरा चार्ट है वो सिंह लग्न का है, सूर्य लग्न का है। तो हमें लग्न में और नवमांश में सेम योग यदि मिलते हैं, मतलब मिलते जुलते एक योग मिलते हैं और दोनों में एक सामान्य एक सेम पैटर्न दिखाई देता है, तो भी हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति के पास अच्छा धन रहेगा या नहीं रहेगा। नवमांश हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन मध्य जीवन के बाद का हिस्सा होता है। तो हम अपने जीवन में आगे कैसे रहेंगे, हमारे पास क्या चीज़ें रहेंगी, क्या नहीं रहेगा, ये हम नवमांश से जानते हैं। इसलिए नवमांश इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई अच्छे धन योग की बात। अब यदि धन नहीं मिल रहा है, धन कमाने में दिक्कत है, कहीं ना कहीं वो आ रहा है तो रुक नहीं रहा और चला जा रहा है, उसका आपकी आय कम है और व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कौन से योग बनते हैं? इसके लिए हमारे जो योग बनते हैं वो है, यदि हमारा मंगल और शनि एक खराब मंगल, एक कमज़ोर मंगल, और शनि एक कमज़ोर ग्रह वो होता है जो कि
अपनी शुरुआती डिग्रीज में बहुत कमज़ोर हो, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है, नक्षत्र अच्छा नहीं है उसका, और वो अच्छी राशि में नहीं बैठा है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, और दूसरे अन्य पाप ग्रहों के संबंध में है, तो ऐसा जो ग्रह होता है उसको हम कमज़ोर मानते हैं। तो यदि एक खराब शनि, एक कमज़ोर शनि, एक कमज़ोर मंगल साथ में होंगे और इनका प्रभाव छठे भाव या 12वें भाव पर पड़ेगा या चंद्र पर पड़ेगा, तो व्यक्ति के पास हमेशा कभी भी ये होगा कि धन आएगा नहीं आसानी से। वो उसके पास, उसके ऊपर कर्जे ज़्यादा होंगे, उसके पास उधार ज़्यादा होगा, क्योंकि छठा भाव उधार का भाव है, कर्जे का भाव है। तो शनि और मंगल इस भाव को और कुपित कर देंगे और व्यक्ति के पास धन आसानी से नहीं आएगा, उधार ज़्यादा लेना पड़ेगा। फिर यदि एक खराब राहु, एक कमज़ोर राहु 11वें भाव पर बैठे, अच्छा राहु बैठता है तो अथाह धन देता है, और यदि एक खराब राहु दूसरे भाव में बैठता है और 11वें भाव में बैठता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज़्यादा व्यय होता है धन का। आप कोई चीज़ बेफालतू की चीज़ों में आपका धन खर्च हो जाया करेगा यदि ऐसा राहु कुंडली में बैठे। फिर यदि एक नीच का ग्रह हमारा दूसरे या 11वें भाव पे बैठता है और जो कि डिग्री वाइज लग्न के जो स्वामी हैं उस पर, और लग्न की जो खुद की डिग्री है उनके बहुत ही नज़दीक है, और चंद्र की डिग्री के बहुत ही नज़दीक है, तो भी ये कंडीशन बन जाती है कि व्यक्ति के पास धन आसानी से नहीं आएगा, और आएगा तो टिकेगा नहीं। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हमारा धन अच्छे से नहीं टिक पाता, आता ही नहीं है। और जो योग मैंने बताया कि धन अच्छा होगा, जो धन योग मैंने ऊपर बताया, वो उनमें जो योग हैं वो यदि कुंडली में है तो व्यक्ति के पास हमेशा धन टिकेगा, और हमेशा उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उनमें 2 योग और हैं जो धन योग अच्छे कहे गए हैं। वो है यदि चंद्र काफ़ी अच्छे, जो अच्छे प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, जो मजबूत प्लैनेट्स हैं, उनके संपर्क में, उनसे कोई संबंध बनाता है यदि चंद्र, कई सारे प्लैनेट से यदि एक चंद्र संबंध बना रहा है जो कि मजबूत हैं, तो ये भी एक धन योग बताता है। और दूसरा, यदि शुक्र एक मूल त्रिकोण राशि में या अपने एक अच्छी राशि में यदि दूसरे भाव में बैठता है तो धन की कभी कमी नहीं होती है। व्यय भले ही हो पर ऐसा कभी नहीं होगा कि इनकम सोर्स रुक जाए, तो ये भी एक धन योग कहे गए हैं। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा है कि धन आ रहा है पर रुक नहीं रहा, या धन आ ही नहीं रहा, कर्ज में बहुत डूबे हुए हैं, तो इसका मूल कारण कई बार मैंने देखा है कि बृहस्पति होता है, और यदि और कोई ग्रह हैं जिम्मेदार तो वो कुंडली के हिसाब से निर्भर करते हैं, पर मुख्य जो कारण है वो बृहस्पति है, क्योंकि कारक बृहस्पति है और वो खराब होगा ही होगा इस ऐसी कुंडली में। तो जिनको भी ऐसी समस्याएं हैं वो बृहस्पति का उपाय करें, और बृहस्पति का एक मंत्र होता है, यदि आप उसको 108 बार रोज़ पूरी निष्ठा से करते हैं, कोई रत्न नहीं पहनिए, पहली कंडीशन, कोई रत्न नहीं आपको धारण करना है, क्योंकि रत्नों से कोई इलाज जल्दी नहीं होता। वो धन आ नहीं रहा है, आप और धन रत्नों में लगा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप मंत्र पढ़िए, मंत्र में काफ़ी अच्छी शक्तियाँ होती हैं। एक दिन और हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि मंत्र क्यों चुने गए एक इलाज की तरह। तो
आप ये मंत्र इस जो मैं बता रहा हूँ अब, इसको यदि करते हैं तो निश्चय ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। तो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। यदि इसको आप 108 बार रोज़ पढ़ते हैं तो निश्चय ही धन की या आर्थिक स्थिति जो है आपके घर की वो सुधरेगी। तो ये हमारी थी आज की चर्चा पूरे विस्तार से धन के ऊपर, और धन के बारे में हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे जीवन में धन आएगा या नहीं आएगा, कुंडली से ज्योतिष से कैसे जान सकते हैं, आज उस पर हमने चर्चा करी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ज्योतिष से रिलेटेड या आपके जीवन से रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पे मेल करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।